नमस्कार, 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प पर सियासी संग्राम जारी है। सरकार के बार बार समझाने पर भी विपक्ष इस पर चर्चा की मांग के लिए अड़ा हुआ है। संसद में लगातार हंगामा हो रहा है तो विपक्ष के नेता सोशल मीडिया पर भी सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इस सियासी संग्राम से दूर तवांग से आई है एक बहुत बड़ी खबर, और यह खबर जुड़ी है तवांग के स्थानीय लोगों से। चीनी सैनिकों से झड़प के बाद पहली बार तवांग के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तवांग के लोगों का कहना है कि वो खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं है। तवांग के लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें भारतीय सेना के शौर्य पर पूरी तरह से भरोसा है। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है कि चीन की सीमा पर रहने वाले खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन देश की संसद और बाहर विपक्ष देश को असुरक्षित बताने में जुटा है। यहां तक कि विपक्ष के कुछ नेता तो भारतीय सेना के दमखम पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन असली सवाल तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर यह सियासत, ये राजनीति, ये आरोप प्रत्यारोप, ये बयानबाजी आखिर कब बंद होगी? आखिर कब हमारे देश के नेता दुश्मन देश से जुड़े मुद्दे पर एक होंगे? और इसी सवाल का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे 5 की पंचायत में। और आज का हमारा टॉपिक है देश सुरक्षित, विपक्ष असुरक्षित। ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसका जवाब तवांग की बहादुर जनता की प्रतिक्रिया में छुपा हुआ है। इसलिए अपने इस खास कार्यक्रम में अपने खास मेहमानों से चर्चा करने से पहले आइए सुनते हैं सबसे पहले तवांग के लोगों की प्रतिक्रिया। फिलहाल यहाँ डेवलप तो बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ तवांग में, क्योंकि बॉर्डर पे हम लोग का सैनिक लोग वहाँ बैठा है, इसलिए हम लोग का यहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं है। फिलहाल जहाँ मोदी सरकार वहाँ से बीजेपी अच्छा हम लोग को सुरक्षित कर रहा है, इसलिए तवांग में तो बहुत ही अच्छा डेवलप हो रहा है। हम लोग तो सुरक्षित महसूस करते हैं। इंडिया का फौजी लोग अच्छे से बॉर्डर में बैठता है, इसलिए ड्यूटी अच्छे से देते हैं, तो हम लोग इतना डर नहीं, हम लोग को महसूस नहीं होता है। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश तवांग में। तो हम लोग कितना बहुत फील होते हैं। इंडिया लोग इंडियन आर्मी हम लोग के लिए उधर में बॉर्डर्स में खड़ा हुआ है ना, हम लोग का सेवा करने के लिए। तो और हम लोग हमेशा से अपने फौजी भाइयों और भारत के जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, उनके होते हुए हम हमेशा सुरक्षित हैं। इंडियन आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ में, और यहाँ में कुछ मतलब टेंशन नहीं है। हम लोग सेफली कहीं भी जा सुरक्षित है, मतलब फौजी लोग के साथ में है, सब कुछ है, और काम के लिए गिरी वाला है, सब कुछ है, बस ये नहीं है बस। तो आपने देखा कि तवांग के लोग चीन से बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, उन्हें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है। लेकिन विपक्ष देश में असुरक्षा का माहौल पैदा कर रहा है। इस खास विषय पर हमारी चर्चा ब्रेक के बाद होगी। फिलहाल एक वक्त है, लेकिन हम ब्रेक पर जाने से पहले अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके बयान को सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 1962 का यह भारत नहीं है, यह पीएम मोदी के राज में अगर कोई हमारे इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो हमारे सैनिक उसे करारा जवाब देंगे। पहले का परिस्थिति कुछ अलग था। इट्स नॉट 1962 एनीमोर। अभी हम लोगों का मोदी साहब का रीजन में हम लोगों का अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ये टॉक अबाउट बॉर्डर रीजन जहाँ भी है हम लोग का कनेक्टिविटी बढ़ चुका है। यांसी सेक्टर में पहले कनेक्टिविटी नहीं था वहाँ पे, अभी हमारा वहाँ पे यांसी सेक्टर में भी कनेक्टिविटी आ गया है। तो तवांग पर जो संग्राम सियासत में मचा हुआ है उस पर हम अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पर अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप।
इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो तवांग के स्थानीय लोगों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इन बुलंद हौसलों को नीचे गिराने के लिए देश में राजनीति जारी है। देश सुरक्षित है, लेकिन विपक्ष असुरक्षित महसूस कर रहा है। आखिर क्यों? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच, साथ ही हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह, वहीं बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है राकेश त्रिपाठी जी, कि आखिर क्या वजह है कि आज पूरा दुनिया जो है भारत के साथ खड़ी हुई है, अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है इस मुद्दे पर। आज जर्मनी के राजदूत का एक बयान आया कि भारत ही है जो चीन का मुकाबला कर सकता है। फिर भी क्या वजह है कि सरकार विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पा रही है? देखिए, 8 तारीख और 9 तारीख के बीच में जो वाकया तवांग में हुआ, उस तवांग के पूरे वाकये में भारत की सेना ने बहुत बहादुरी के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, और चाइना से जो घुसपैठिए प्रयास कर रहे थे, घुसने का अंदर भारत की सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे, उनके इस प्रयास को पूरी तरह से निष्फल किया। पूरा भारतवर्ष अपने सेना के शौर्य पर बहुत गर्व करता है, स्वाभिमान के साथ इस बात को रखता है। ये दुर्भाग्य है कि भारत के भीतर ही कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इस पूरे वाकये पर आज घृणित राजनीति करने का काम कर रहे हैं, न्यून स्तर की राजनीति करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया भर में आज भारत के इस कदम पे भारत के साथ लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भारत का जो सहज प्रवृत्ति रही है, भारत कभी भी आक्रमणकारी मुल्क के नाते कभी नहीं पहचान जाता रहा। इतिहास में अगर भारत को देखेंगे तो भारत ने आक्रमण झेले हैं, आक्रमणकारी कभी नहीं रहा है, विस्तारवादी कभी नहीं रहा है। हम सीमाओं का विस्तार करने के लिए कभी प्रयासरत नहीं है, लेकिन भारत आज स्वाभिमान से युक्त है। अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। भारत आज अपने एक एक इंच जमीन की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से सामर्थ्यवान है। आज वो पूरी पॉलिटिकल विल भी है, और भारत की सेना तो हमेशा से सशक्त रही है, हमेशा से संपन्न रही है। भारत की सेना किसी भी ऐसे मुल्क का जो भारत की तरफ आंखें टेढ़ी करके देखे, उसका माकूल जवाब दे सकती है। लेकिन सेना तो जहां मोर्चा लेना है, जहां जवाब देना है, वो जवाब दे रही है। लेकिन भारत के भीतर ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो चेहरा सामने आया है, निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत चिंता के कारण उत्पन्न करता है। क्योंकि जब देश का मसला होता है तो सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके देश के लिए एक साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि जब देश होगा तभी तो ये दल होंगे ना। सरकारें तो बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन देश के राष्ट्रीय मसलों पर दुनिया भर के भीतर एक जो खराब संदेश जाता है, एक जो नकारात्मक संदेश जाता है, इस बात से कम सबक लेना चाहिए। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का एक रवैया दिखाई पड़ा है, और वो कांग्रेस पार्टी जो चाइना के साथ खुद ही दुर्ग संधि करने का काम करती है, चाइना के साथ MOU सिग्नेचर करने का काम करती है, चाइना से बाकायदा पार्टी के फंड में वो 1 करोड़ 35 लाख रुपए लेने का काम करती है। उस कांग्रेस की आज निष्ठा भारत के साथ है या चाइना के साथ है, ये भी पूरा देश देख रहा है। मैं मानता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं होता है। जब भी देश की सेना के जवान मोर्चा ले रहे होते हैं और उनके पास जब इस तरह की खबरें पहुंचती हैं कि भारत के भीतर राजनीतिक दल संसद में इस प्रकार को लेकर के बवाल होता है, संसद में इस बात को लेकर के अगर विषय उठाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सेना का मनोबल भी टूटता है। और हमें देश की सेना के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम जो भी प्रयास कर सकते हैं, हमें वो प्रयास करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश संवेद स्वर में एक साथ भारत की सेना के जवानों के साथ खड़ा है कि भारत की सेना के जवानों ने प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जिस तरह से अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का काम किया है, निश्चित तौर पर हर भारतवासी भारत की सेना का ऋणी है। लेकिन
ये कांग्रेस पार्टी को बाज आना चाहिए। ऐसे संवेदनशील मसलों पर बात करते समय उनको राजनीति से परे रह करके कम से कम गंभीर चर्चा करनी चाहिए, तथ्यात्मक चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि जब तथ्य खुलेंगे तो 1962 की भी याद आएगी, जब तथ्य खुलेंगे तो संसद के भीतर AK एंटनी का दिया गया वो बयान भी याद आएगा कि बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम पूरे बॉर्डर एरिया पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं, आज पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए हम चाइना की तरफ नहीं देखते हैं कि चाइना इस पर क्या रिएक्ट करेगा, क्योंकि भारत की भूमि पर हमको जो भी निर्माण करना है भारत की सहूलियत के हिसाब से, हम आज वो सहूलियत के हिसाब से कर रहे हैं। और ये भी याद आएगा कि कैसे अरुणाचल पर अपना दावा ठोकते हुए दोरजी खांडू जो 2006 में मुख्यमंत्री थे, उनको वीजा देने से मना कर दिया था चाइना ने, ये कहते हुए कि अरुणाचल तो हमारा ही हिस्सा है। यानी जिनके समय में विदेश नीति सुस्पष्ट नहीं थी, जिनके समय में राजनीतिक जो राकेश आपने अपनी बात कह दी है और आपने कई आरोप विपक्ष पर लगाए हैं, और इस वक्त डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉली, मैं इसे आपको अपनी इस बहस में शामिल करना चाहूंगा। राकेश कह रहे हैं कि इस तरह की जो बातचीत होती है उससे सेना के मनोबल पर असर पड़ता है, और जब भी आप हमसे जुड़ी उसके पहले हमने अभी अपने दर्शकों को दिखाया था कि तवांग के लोग जहां पर यह सब हुआ है वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो भारतीय सेना के शौर्य पर गर्व करते हैं, उन्हें पूरा भरोसा है, उन्हें किसी तरह का खौफ नहीं है। फिर ऐसा क्या है कि तवांग के लोगों को डर नहीं है, खौफ नहीं है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के अंदर विपक्ष जो है वो सियासत कर रहा है और ये माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि देश की जो सीमा है वो असुरक्षित है। ये किस तरह की राजनीति हुई डॉली? देखिए, हमें हमारे जवानों पर गर्व है और आज उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ अपने घर में बैठे हैं, आप अपने स्टूडियो में बैठे हैं, हम लोग सब सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हमारे देश के सैनिक, हमारे देश के जवान अपने घर परिवारों को छोड़कर वहां हमारी रक्षा करते हैं। तो उनके शौर्य पर, उनके पराक्रम पर हर एक हिंदुस्तानी को गर्व है। देखिए, अभी यहाँ भाजपा के प्रवक्ता जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, इन्हीं के अरुणाचल प्रदेश के एक सांसद हैं जिन्होंने संसद में खड़े होकर बाकायदा ये कहा था कि चीन जिस तरीके से लगातार डोकलाम में जो चीन ने किया, वहां बॉर्डर एरिया के पास तक गांव बसा लिए, ये उन्होंने खुद ही कहा, संसद में खड़े होकर कहा, बाकायदा कहा कि वहां पर हमारी सरकार को पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरीके से चीन आगे बढ़ता जा रहा है और गांव बसाना शुरू कर दिया है, वहां उनकी पॉलिसी क्या है, चीन से किस तरीके से हमारी सरकार निपटेगी, उनका प्लान क्या है, इस तरीके की बात इन्हीं के सांसद ने कही थी कि वहां ध्यान देना जरूरी है। लद्दाख में हुआ, डोकलाम पेंगोंग झील में, गालवान घाटी में, नाथुला दर्रा में और तवांग में। अब देखिए, सेना के पराक्रम पर जो सेना ने किया, जिस तरीके से लताड़ कर चीनी सेना को भगाया, उस पर एक एक हिंदुस्तानी आज गर्व करता है। ये यहाँ पर अगर इस चीज का श्रेय कोई पार्टी लेना चाहे तो पार्टी नहीं ले सकती। देश ने इससे पहले बहुत बड़े हमने युद्ध जीते हैं और वो हमने किसकी वजह से जीते हैं? अपने देश की सेना की वजह से जीते हैं। अब उन्हीं की वजह से आज मैंने जैसे पहले कहा कि हर उनकी जीत का श्रेय उनको मिलना चाहिए। उनकी जीत के श्रेय को आप कहें मोदी की सेना, तो देश का भूगोल बदला था। डॉली, आप कह रही हैं कि आपको सेना पर भरोसा है। डॉली, आपने एक बात कही कि सेना पर आपको भरोसा है। सेना का बयान सामने आ गया है। सेना ने कहा 300 चीनी सैनिक आए थे और हमने उन्हें खदेड़ दिया। क्या जब सेना पर आपको भरोसा है तो आपको निश्चित तौर पर सेना के इस बयान पर भी भरोसा होगा? फिर आप चर्चा क्यों चाहती हैं? देखिए, सीधी और साफ तौर पर बात है, आज हिंदुस्तान का एक एक नागरिक ये जानना चाहता है कि जब तक मीडिया की वजह से ये बात बाहर आती है, मीडिया की वजह से ये पता चला कि वहां इस तरीके की चीजें हो रही है, और जो कि लगातार हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट है बाकायदा, जिसके अंदर मैं आपको दिखा भी दूंगी, बाकायदा सैटेलाइट इमेजेस हैं, और वो सैटेलाइट इमेजेस 2021 की कैसी थी, और अरुणाचल की मैं आपको बात बता रही हूँ, और 2021 में वहां कोई गांव बसा हुआ नहीं था, और 2022 में वहां बाकायदा चाइना ने गांव बसा लिए, वहां पर उनके घर वहां पर उन्होंने बसा लिए। तो वो दूरी जिस तरीके से कम करती जा रही है, और चाइना ये सिर्फ हमारे साथ नहीं कर रहा है, ये
लगातार चाइना हमारे अरुणाचल प्रदेश में नहीं कर रहा, वो कई जगह ऐसा करता आ रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी सरकार की आखिर क्या पॉलिसी है, आखिर क्या उसने तय किया है चीन के साथ। आप झूला झूले चीन के साथ, आप कुछ भी करें, लेकिन रोज इस तरीके की जब डॉली हमारे साथ बाकी और भी मेहमान हैं, छुपाया जाता है देश से। डॉली हमारे साथ बाकी और भी मेहमान हैं, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच भी हैं। लाल आंखें कहाँ गई? डॉली एक मिनट जाइए। डॉली आपने अपनी बात कह ली है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। डॉली हमारे साथ और भी मेहमान हैं, आप रुक जाइए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच हैं। अभी आप देखा आपने मेजर जनरल साहब कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है इस तरह की बहस कर रहे हैं। अभी आपने टीवी स्टूडियो में देख लिया कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इससे सेना के मनोबल पर कितना असर पड़ता है मेजर जनरल साहब, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। शुक्रिया। देखिए, जहां तक सेना की बात होती है, सेना पूरे बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड है और जो भी सेना को काम मिलेगा वो काम वो करेगी, तो उसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम युद्ध की बात करते हैं तो सेना के लिए सबसे बड़ा फायदा इस बात का आता है कि पूरा देश इकट्ठा है, सब पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी है और 130 करोड़ हिंदुस्तानी जो हैं वो सेना के साथ है। जब इस प्रकार का माहौल होता है तो पूरी देश की ताकत जो है वो युद्ध में घुस जाती है। तो अभी हम इस मसले को लेते हैं, ये मैं अपनी तरफ से समझता हूँ कोई खास इम्पोर्टेंट मसला नहीं था कि इतना बड़ा इतना बड़ा फैल गया है, क्योंकि इस प्रकार के इंसिडेंट्स पहले भी हुए थे। मानता हूं कि इतनी बड़ी तादाद से नहीं कि 300 चीनी इस प्रकार से नहीं आए थे, लेकिन पहले भी ये झड़प वगैरह पेट्रोल्स के साथ होती थी। तो ये कोई हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और ख़ास करके जब हम तवांग सेक्टर को देखते हैं तो ये एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है, बहुत ही डिफेंडेड एरिया है और अगर युद्ध हो जाता है तो मात यहाँ पर चीन को पक्की मिलेगी, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया है। अभी रही चाइनीज़ इंट्रूजन्स की बात जो इसके पहले मिस शर्मा जी कह रहे थे। देखिए, बहुत सालों से इंडिपेंडेंस के जब हम लेंगे तो क्या हुआ था तब तक कि कोई भी सड़क हमने लाइन ऑफ कंट्रोल तक आगे तक नहीं बनाई, लेकिन चीन ने अपनी लाइन, अपनी जो रोड्स हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल तक बनाई। अभी जाके पिछले 7-8 सालों में हमने देखा है कि जो हमारी जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है लद्दाख में भी और अरुणाचल में भी, ये हम इसको पुश कर रहे हैं ताकि ये पूरा LAC के ऊपर चला जाए। एक बार जब जैसे कि अगर आप तवांग सेक्टर में लेंगे, जो पूरा सेक्टर ट्राई जंक्शन से लेके यांगसे तक, यहाँ पर कोई भी चीन हरकत नहीं कर सकता है और अगर करेगा तो जिस प्रकार से इनको मार पड़ी अभी, दोबारा भी उधर मार पड़ेगी। लेकिन ये मैं मानता हूं कि कुछ सेक्टर्स है जहां तक हमारी सड़क वहां पर नहीं पहुंची है, आगे पहुंच रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है और चीन की सड़क है, तो उनको LAC पर आने में आसानी होती है और हमको ज़्यादा समय लगता है। तो यही एक दो जगह पर ये प्रॉब्लम मैं मानता हूँ है, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे ही हमारी सड़कें आगे तक चले जाएंगी तो ये पूरा का पूरा अरुणाचल की जो बॉर्डर है वो पूरी तरह से नियंत्रण आ जाएगा और यहाँ पर मैं कोई प्रॉब्लम नहीं देखता हूँ। ना तो मैं लद्दाख में देखता हूँ कि कोई चीनी की हरकत, जो भी चीन हरकत करे उसका हम मुंह तोड़ जवाब ना दे सके। इस चर्चा में मैं अपने एक और सहयोगी, अपने एक और मेहमान को शामिल करना चाहूँगा। हमारे साथ RSN सिंह साहब हैं जो रक्षा विशेषज्ञ हैं और देश की गोपनीयता से जुड़े मुद्दों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। सरकार का तर्क ये है RSN सिंह साहब कि ये मामला गोपनीयता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते हैं। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम तो तात्पर्य है कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर में ये तब्दील हो, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है कि LAC की एम्बिग्विटी जो है वो खत्म हो, क्योंकि जब वो LAC में एम्बिग्विटी रहेगी तो वो भारत के अंदर और वर्ल्ड के जियोपॉलिटिक्स के स्तर पे वो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए कि किस तरीके से नैरेटिव बदलता है इस देश में।
1993 के पहले ये एलएसी का कोई फॉर्मल रूप इसकी चर्चा होती ही नहीं थी। हुई थी चाउएन लाइन एक बार 1959 में नेहरू को लिखा था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इसको, इत्यादि इत्यादि। 62 के बाद भी हुई थी। ये पहली बार 93 में ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात आई। और अगर आप वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो दोनों देश हैं उनकी जो अपनी मान्यता है बॉर्डर को लेके, उसको ये प्रेजुडिस नहीं करेगा। ठीक है ना। अब है क्या कि जब मैं बात कर रहा हूं कि टू मैनिपुलेट द पॉलिटिक्स विद इन द कंट्री, तो मेरा एक, आप इसको देखेंगे कि 62 की, आप चलिए 62 में आप देख लें। 62 में की लड़ाई में आपको मालूम है कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक बहुत बड़ा धड़, ठीक है, वो चाइनीज को उन्होंने खुल के आके सपोर्ट किया था और उन लोगों ने बाद में बंगाल में राज भी किया था। ठीक है ना, ये हकीकत है। दूसरी बात क्या है कि यहां पे आप देखेंगे कि ये जितने जो टाइमिंग होते हैं, गलवान क्राइसिस हुआ, गलवान क्राइसिस का जो टाइमिंग था, आप देखिए वो उस समय था जबकि ये जोर शोर से ये एमओयू सोनिया गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच में जब 2008 का एमओयू का उजागर होने वाला था, तब गलवान पे हमला हुआ। अभी जब ये राजीव गांधी फाउंडेशन की बात आई है तो अभी ये हुआ है। और एक बात आपको मैं और बता दूं, जनरल साहब बैठे हुए हैं और तमाम देश मेरे को सुन रहा है, चाइना की जो पीएलए जो है वो एक पॉलिटिकल आर्मी है, एक आइडियोलॉजिकल आर्मी है। सबको मालूम है कि वहां बटालियन लेवल पर तक एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है, हर बटालियन लेवल तक एक पॉलिटिकल कमिश्नर होता है। उसका कारण, उसका काम ही यही होता है, ये तय करना कि ये इनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट क्या है। तो वो हमारी तरह वो नहीं है। हम सबको इत्मीनान है, उन्होंने एलएसी आपके साथ वो कर लिया, समझौता कर लिया कि गोली नहीं चलेगी। इसकी आड़ में ये तमाम पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रहे हैं। आपने डोकलम क्राइसिस की बात की, आप कहते हैं जमीन ले लिया, वो ले लिया, लेकिन क्या राहुल गांधी छुपते छुपते नहीं जा रहे थे वहां पे? देश में किसी ने पूछा? दूसरे देश में जेल में होते साहब। और उसके बाद इन्होंने एमओयू किसके साथ साइन किया? इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ चाइना 2008। और इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट जैसे हर देश का अपना एक खुफिया तंत्र होता है, उस तरीके से चाइना का खुफिया तंत्र, एक्सटर्नल खुफिया तंत्र है ILD, इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट। ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के ILD के साथ ये एमओयू साइन हुआ है। और जब आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ आप एमओयू साइन करते हैं तो आप चाइनीज सरकार के साथ आप साइन कर रहे हैं। आज तक के तमाम जुडिशरी, जितने हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है, अभी तक तो देश में हंगामा हो जाना चाहिए साहब कि आखिर ये कंटेंट्स क्या है। कौन सी मदद की बात की है आपने? कौन सा कोऑपरेशन के बात की है? कहीं हो सकता है आपने बात की हो कि जब हम पॉलिटिकल ट्रबल में हैं तो तुम थोड़ी सी ऐसी कार्रवाई कर देना, सबको मालूम है गोली तो चलेगी नहीं, फिर हम हाय हाय छाती पीटेंगे, फिर आके आपके स्टूडियो में बोले हमको आपने बहुत गंभीर बात की है और मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें डॉली शर्मा से लेना चाहिए, कांग्रेस प्रवक्ता। वो क्या देंगी? उनको आरोप है, इनको सोनिया गांधी ने बताया क्या कि एमओयू क्या है, वो क्या जवाब देंगी? एक मिनट साहब आप रुक जाइए, इसका जवाब हम डॉली शर्मा से ले लेते हैं। डॉली, बीजेपी का भी ये आरोप है कि गोपनीयता की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो रही है और ऐसी पार्टी पर कैसे भरोसा किया जाए जिसने एमयू साइन कर रखा है चीन से। ये बीजेपी के कई नेताओं ने कहा है, सिंह साहब भी एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो इन स्थितियों में क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये आरोप नहीं है, तथ्य है। इनका तो काम है आरोप लगाना, साबित इनसे कुछ होता नहीं। चाहे किसी भी मसले पे ये ले लीजिए, जब अटल बिहारी जी की उम्र बड़ी कम थी और गोपनीय चर्चा करने को बात हुई चीन के बारे में, नेहरू जी प्रधानमंत्री होते थे, तो उस समय नेहरू जी ने कहा नहीं, गोपनीय नहीं,
संसद में चर्चा हो। डॉली, मुझे आपको रोकना एकदम अच्छा नहीं लगता है, मुझे आपको रोकना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 1962 की जो परिस्थिति थी, डॉली एक मिनट रुकिए, मुझे बीच में रोकना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन माफी के साथ कहना चाहता हूं कि 1962 की जो परिस्थिति थी वो एक अलग परिस्थिति थी। तवांग वाली जो परिस्थिति है वो वैसी परिस्थिति नहीं है। वो युद्ध हुआ था, भारत की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, और लगातार जो 15 साल की नेहरू सरकार की चाइना पॉलिसी का जो फेल्यूर था, जो हिमालयन ब्लंडर नेहरू ने किया था, वो विषय था। वो एक विषय, बहुत गंभीर विषय था। तवांग की घटना भी गंभीर है, लेकिन आप दो घटनाओं की तुलना नहीं कर सकते हैं। आप आगे बोलिए। मैं आपसे सीधा और साधा एक सवाल, एक बात ये कहना चाहती हूँ, हमारे देश में चर्चा का हमेशा से एक बहुत अहम हिस्सा रहा है हमारे देश के लोकतंत्र का। हम चर्चा में आपसे ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप चर्चा में हमें अपनी गोपनीय चीज बता दीजिए, लेकिन कम से कम ये तो बताइए कि आपका क्या प्लान है, आपने क्या सोचा है। लगातार आपकी प्लान बता दिया तो फिर गोपनीयता क्या रह जाएगी डॉली? अगर प्लान ही बता दिया तो गोपनीयता क्या रह जाएगी? में हमारे देश के डॉली, किस तरह आप बोल रही कि प्लान बताइए, प्लान बताना ही तो गोपनीयता को भंग करना है। कभी किसी हिस्से में घुसपैठ कर रहा है, कभी किसी हिस्से में घुसपैठ कर रहा है, आपकी लाल आंखों से डर नहीं रहा है। तो अगर हम ये पूछ रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं क्या? और एक और बात, सरकार का साथ हमेशा से विपक्ष ने ऐसे मुद्दों पे दिया है, अपनी सेना का साथ हमेशा से विपक्ष भी मजबूती से खड़ा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देश का देखिए, हम तो लगातार देखते आ रहे हैं कि जब सेना ने जब कोई भी एक्शन लिया, चाहे बालाकोट हो चाहे दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक हो, कांग्रेस का वो समर्थन नहीं मिला। सेना के शौर्य पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, कोई पहली घटना नहीं है डॉली। साबित इनसे कुछ नहीं होता, बस इल्जाम लगाएंगे ये। अरे आप नीतियां बताइए ना, आपसे क्यों नहीं कर रहा? हम विफल और हम सरकार में नहीं है। आप सरकार में है ना, जनता ने हमें नकारा, हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में आप है ना। आज आप सत्ता में बैठे हैं तो सवाल आज भी विपक्ष पे करेंगे। 8 साल से आप है ना। हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर आप लोग सियासत कर रहे हैं, विपक्ष सियासत कर रहा है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं। देशों को आपने, कौन से ऐसे पड़ोसी देश को आपने अपने साथ रखा कि आपने कोई अपने आप को इतना ताकतवर बनाया कि चीन डरे आपसे? क्यों चीन नहीं डर रहा है? ऐसा कब हुआ? बार बार आके हिंदुस्तान के अलग-अलग इलाकों में आके घुसपैठ कर रहा है। अब प्रधानमंत्री की ताकत कहां गई? वे तो विश्व विख्यात ना जाने कौन कौन से बड़े नाम। अब चीन क्यों नहीं डरता है? अब चीन क्यों बार बार ऐसे काम करता है? राकेश त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी, ना भाजपाई, राकेश त्रिपाठी जी, डॉली कह रही है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, तो सरकार इसे रोक क्यों नहीं पा रही है? इसे लेकर आपका क्या पक्ष है? मैं तो ध्रुव जी की बात से सहमत हूं। कांग्रेस आज पूछ रही है, डॉली, लेकिन राकेश जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से उनसे सवाल नहीं हुआ है, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं। राकेश जी क्या कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, मैं ध्रुव जी की इस बात से सहमत हूं कि ये जितना बड़ा विषय नहीं है उसको उतना बड़ा विषय बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक उदाहरण देकर के बताता हूं। वर्ष 2009 में भी इसी प्रकार की कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि चाइना के बॉर्डर से चाइना ने आक्रमण करने का प्रयास किया है भारत की सेना को लेकर के। अरे इतिहास में मत ले जाइए, हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप तो ताकतवर हैं, विश्व विख्यात हैं। डॉली जी, एक बार राकेश जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपसे आपकी बात सुनूंगा। पहले राकेश जी की बात हो जाने दीजिए। इतिहास में ले जाके पता नहीं कौन सी बात। 2009 को इतनी पुरानी घटना नहीं कि उसका जिक्र ना किया जाए। आपने 1962 की बात कर दी, आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर दी, वो 2009 की बात नहीं कर सकते हैं। ये कैसी बात हुई डॉली? सेना पे जी राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए आप। मैं बहुत विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर तू मैं करने की बजाय अगर आपके मन में वास्तविकता में कोई सवाल है तो आप सवाल जब पूछते हैं तो धैर्यपूर्वक कम से कम जवाब सुनिए। मेरे जवाब नहीं पसंद आएंगे, आप फिर उसके बाद अपना काउंटर सवाल लगाइएगा, आपको समय देंगे प्रखर जी। मैं पूरा विश्वास मानता हूं कि लोकतंत्र में आपको विपक्ष के नाते पूरा अवसर दे रहे हैं। आप 2 बार बोल चुके, मुझे दूसरी बार बोलने का अवसर अभी बाद में मिला है। मैं एक बात पे इसको स्पष्टता से कहूं, 2009 में जब इस प्रकार की घटना हुई थी तो कांग्रेस पार्टी ने चर्चा तो छोड़िए, मीडिया संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कराई थी, मीडिया संस्थानों पर एफआईआर दर्ज कराई। आप आज कह रही है कि हम संसद में इसकी चर्चा करिए, सारी इस पर पॉलिसी बताइए, अपनी योजना बताइए, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या करने वाले हैं, इससे पहले क्या कर रहे थे, और आप मीडिया संस्थानों पर एफआईआर दर्ज करा दी।
सेना के बयान के आने के बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पर घृणित राजनीति करने का काम कर रही है। शर्म नहीं आती है। डॉली जी, एक मिनट की बात सुन लीजिए। राकेश जी क्या कह रहे हैं उन्हें अपनी बात तो कहने दीजिए, आपको पूरी बात कहने का मौका मिला। डॉली जी आप बात कहने दीजिए। राकेश जी आप, डॉली जी शांत हो जाइए, उनकी बात सुन लीजिए पहले, मैं आपसे भी आपका ही पक्ष लूंगा। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी का ये तरीका बन गया है, जानबूझ करके राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर भी डॉली जी आप बोलने ही नहीं दे रही है। गंभीर विषयों पर एक डाउट क्रिएट करो, भारत की सेना पर डाउट क्रिएट करो, भारत के जनमन में डाउट क्रिएट करने का प्रयास करो, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है। और आज जिस तरह से अमेरिका सहित तमाम देशों ने अपना रुख दिखाया है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी आज पेंटागन की रिपोर्ट के आधार पर ये कह रही है ना कि वहां गांव बसा है। अरे भाई आज अमेरिका की रिपोर्ट देखिए, आज अमेरिका का आज रूप देखिए, अमेरिका क्या कह रहा है, अब दुनिया क्या कह रही है। और हम तो कहते हैं कि अमेरिका और दुनिया क्या कह रही है, हम इससे फर्क नहीं पड़ता। भारत की सेना क्या कह रही है हम इसको मानते हैं, हमारा विश्वास भारत की सेना पर है और भारत की सेना नहीं। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि अब हम राकेश जी आप भी शांत हो जाएं, डॉली जी आप भी शांत हो जाएं, हमारे साथ बाकी मेहमान भी हैं, हमारे साथ मेजर जनरल कटोच साहब भी हैं। कटोच साहब, ये जो सियासत होती है, जो बार बार हम लगातार देख रहे हैं कि हर मुद्दे पे होती है, हर मुद्दे पर सवाल उठाया जाता है और बार बार ये साबित किया जाता है कि देश सुरक्षित नहीं है। अगर हम पिछले कुछ चंद सालों की बात करें और चीन के मसले को लेकर ही बात करें, चीन की सरहद को लेकर ही बात करें, तो आप जब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप सेना के साथ लंबे समय तक जुड़े हैं, आप बहुत करीब से चीज़ों को समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में चीन की सरहद को में जो हम लोगों ने बुनियादी ढांचे बनाए हैं या जहां पर वहां पर जो नई तैनाती की गई है, उसमें क्या आप अंतर देखते हैं पिछले कुछ चंद सालों में? देखिए, ये जो खास, सबसे पहले तो मैं तवांग एरिया की बात करता हूँ। यहाँ के डिवीज़न मैंने कमांड की है, तो इस पूरे इलाके से मेरी पूरी वाकफियत है। अभी कुछ दो तीन चीज़ें मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जहाँ तक चीन और भारत का जो मुद्दा है LAC के ऊपर, मुझे तो कोई शक नहीं है कि कभी ना कभी इस इलाके में युद्ध हो सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये चीन इस समय पर घबराया हुआ है, उसको मालूम है कि अगर युद्ध होगा तो उसकी जीत नहीं होगी, ये बात बिल्कुल तय है। इसलिए चीन भी अपनी हरकतों पर उसने कंट्रोल रखा है। अगर उसको ये भरोसा हो जाए कि वो हमला करके जीत सकता है, तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि वो हमला करेगा, क्योंकि चीन की तो यही नीति है। ये तो एक बात है। दूसरी बात, ये कहा कि चीन क्यों नहीं डरता है भारत से। देखिए, जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, कोई भी देश दूसरे देश से नहीं डरता है। यहाँ पर चीन क्या करता है, चीन के ये जो टैक्टिक्स है इंक्रोचमेंट की, ये तो अभी की नहीं है, ये तो बहुत सालों से पहले से ये 50s और 60s से चली आ रही है इंक्रोचमेंट टैक्टिक्स। अब जाके उनको रोका जा रहा है, और क्योंकि ये टैक्टिक्स रोकी जा रही है, चीन को चिंता हो रही है। तो ये नहीं है कि चीन नहीं घबरा रहा है, चीन को चिंता हो रही है कि भारतीय सेना उसको पूरी तरह से जवाब दे रही है। और भारतीय सेना इसलिए जवाब दे रही है क्योंकि भारत का देश, भारत की जो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, भारत के लोकवासी और भारतीय सेना एकजुट है। तो जब ये तीनों ताकतें इकट्ठी हो जाती हैं, तब तो कोई भी देश किसी का बिगाड़ नहीं सकता है। तीसरी बात कहती है कि भारत इतना शक्तिशाली अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो ये 5 साल की बात नहीं होती है कि 5 साल में आप अपने टैंक्स, अपने गन्स वगैरह बनाना शुरू कर दें। अगर हमने जो हमारे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, अगर उसको 60s में नहीं रोका था, तो आज तो हम एक लीडिंग फाइटर एयरक्राफ्ट के देश होते। अभी जाके इस सरकार की तरफ से आर्टिलरी गन्स बनना अभी शुरू हुई है, ठीक है। तो ये जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है, जिस प्रकार से हमारी अभी चल रही है, ये पहले नहीं था। तो मुझे तो कोई शक नहीं है कि अगले 5 या 10 सालों में भारत इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि इस समय पर हमारा स्टैंड चीन के साथ एक डिसुएशन है कि उसको प्रिवेंट करना युद्ध करने के लिए। उसके बाद हमारा स्टैंड डेटरेंस पर चला जाएगा, और एक डेटरेंस जब आ जाता है कि देखिए अगर आपने कुछ किया तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो तब जाके हम देखेंगे कि पूरा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, बॉर्डर जो है, ये शांतिपूर्वक होगा। कटोच साहब, आपने बहुत ही डिफेंस से जुड़े एक महत्वपूर्ण मसले पर प्रकाश डाला, लेकिन 5 की पंचायत में भी एक वक्त का है, एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा हमारे इन खास मेहमानों के साथ जारी रहेगी। देखते रहिए 5 की पंचायत। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त।
इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। तो 5 की पंचायत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं तवांग से जुड़े मामले पर। हम चर्चा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले पर बार बार सियासत क्यों होती है। हमारे साथ हमारे 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं और अब मैं सवाल करना चाहूँगा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी से। राकेश, क्या वजह है कि बार बार विपक्ष ये मांग कर रहा है कि इस पर चर्चा होना चाहिए। आप गोपनीयता का हवाला दे रही है सरकार की गोपनीयता की वजह से चर्चा नहीं हो सकती। क्या ये एक बंद कमरे में कुछ विपक्ष के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा करके एक हल निकाला जा सके, उन्हें बताया जा सके, जिससे सब लोग संतुष्ट रहें और देश में एक संदेश जाए कि ठीक है, हम आपस में अंदरूनी लड़ाइयाँ हमारे बीच में हैं, राजनीतिक विवाद हमारे बीच में है, लेकिन दुश्मन देश के लिए हम 1 और 1 11 हैं। क्या ये संदेश देने की कोशिश नहीं होना चाहिए राकेश? प्रखर जी, आप जिस बात की अपेक्षा कर रहे हैं वास्तविकता में आदर्श स्थिति है और ऐसा ही होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई विषय हो, देश पहले होना चाहिए, दलगत राजनीति बाद में होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में क्या विपक्ष की ये मंशा है इस पर चर्चा हो? क्या विपक्ष चर्चा में किसी सवाल का जवाब चाहता है? या आपकी इस डिबेट में ही अभी सामने आ गया है कि कैसे सब डिबेट में विपक्ष के सवाल पर जब सत्ता पक्ष जवाब देने का प्रयास करता है तो कैसे विपक्ष पूरी चर्चा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, जानबूझ करके, शोरगुल करके, हंगामा करके कैसे डाउट्स क्रिएट किए जा सके, भारत की सुरक्षा को लेकर के कैसे एक शंकाएं लोगों के मन में उत्पन्न की जा सके। लेकिन वो नहीं जानते कि उनकी शंका उत्पन्न करने से भारत की सेना का मनोबल भी दिखता है और भारत के भीतर भी एक प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न करने का एक षड्यंत्र रचते हैं और ये षड्यंत्र भारत के हित में ठीक नहीं है। आप राजनीति में इतनी न्यूनता तक गिर जाए कि आप सेना के दिए गए बयान को स्वीकार न करें। भाई, सेना ने जो बयान दिया है, सेना के बयान को स्वीकार करिए। आज तमाम सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सेना से के द्वारा जो वायरल हो रहे हैं, तो सेना के झड़प के, उनको भी आप बार बार झुठलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यानी आपकी निष्ठा किस तरफ है ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। देखिए, आप अभी डॉली जी ने एक जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल के सांसद ने कहा है, इन्हें जायज जानकारी नहीं है, तापिर गांव जी का शायद ये नाम लेना चाहते हैं। तापिर गांव जी ने कहा स्पष्ट तौर पर कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से ये घुसपैठ की पूरी तरह से इस पर लगाम लगी है। ये तब तक जब तक यूपीए की सरकार थी, सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर थी, सेना के हाथ आप बांध दिया करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहां पर ठीक नहीं था और इसलिए बाकी तो सेना तब भी मजबूत थी। सेना कोई आज विशेष तौर पर मजबूत हो गई है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। सेना का मनोबल तब भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है। लेकिन ये ठीक बात है कि आज सेना को हमने संसाधन बेहतर दिए हैं। आज बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जब शुरू किया है तो उससे सेना के जवानों के लिए सहूलियत बनना प्रारंभ हुई है। लेकिन विपक्ष की मंशा इस पूरे मसले को लेकर के बहुत प्योर राजनीतिक तौर की है और इनकी मंशा संदिग्ध होती है, इनकी निष्ठा संदिग्ध होती है, क्योंकि ये चाइना से लाभ लेने का प्रयास करते हैं। ये चाइना से पैसे लेते हैं, ये चाइना के साथ जाकर के एमओयू सिग्नेचर करते हैं और आरएसएन सिंह जी ने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप वास्तविकता में जनता के बीच में बहुत गंभीरता से जाने चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी आज कहां खड़ी है और कांग्रेस पार्टी क्या इनकी निष्ठा, कांग्रेस पार्टी का इंटरेस्ट आज चाइना की तरफ झुकते हुए क्यों दिखाई देता है। आप भारत के भीतर अब राजनीतिक विषय बहुत सारे होते हैं, आप महंगाई पर, बेरोजगारी पर, न जाने किन किन विषयों पर चर्चा करते हैं, घेरिए ना सरकार को। लेकिन आप चाइना के विषय पर लेकर के, पाकिस्तान के विषय को लेकर के, आप भारत की सेना से जुड़े हुए विषयों को लेकर के, राफेल को लेकर के, यानी जो जो विषय ऐसे होते हैं जो विषय सेना को सशक्त करने वाले होते हैं, उन विषयों में जानबूझ करके ये इंटेंशन की तरीके से है कि आप राफेल की डील न होने दीजिए ताकि भारत सशक्त न होने पाए, आप भारत की सेना को इक्विपमेंट न पहुंचने दीजिए, जानबूझ करके हल्ला करिए, आरोप लगाइए। एक एक करके इनके सारे आरोप खंड खंड होकर के टूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के और जनता की अदालत तक ये सब जगह गए हैं, सब जगह मौकी खाई है, लेकिन बावजूद उसके राकेश जी हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, हमारे साथ सिंह साहब भी जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, जब देश में इस तरह का माहौल होता है, जब राजनीतिक बयानबाजी चल रही होती है देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर, या इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, सेना का मनोबल तोड़ा जाता है, तो इससे दुश्मन देश को क्या किस तरह के लाभ मिल सकते हैं और उसका हमें किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हमेशा से उनको लाभ मिलता रहा है। हमारे देश के अंदर में शुरू से एक बहुत बड़ा पीएलए गैंग रह चुका है। पीएलए गैंग मैंने जैसा जिक्र किया, आपने तो देखा इसका
और आपको मैं बता दूं कि 1959 में एक जो पहली कम्युनिस्ट सरकार बनी केरला में, द फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उसके एक मंत्री कौन थे? बीके कृष्णैयर। उसके बाद इंदिरा गांधी उस समय अपने पिता के द्वारा वो बनाई गई थी कांग्रेस प्रेसिडेंट, उन्होंने उसको बर्खास्त कर दिया था। और बीके कृष्णैयर उसके बाद वो बहुत बड़े जज, सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। मुझे खुद इस बात का बहुत इल्म है और एहसास है कि इनकी इन्फिल्ट्रेशन पीएलए गैंग की जुडिशरी में क्या है, मीडिया में क्या है, तमाम आप देख लीजिए कितने पब्लिकेशन है, ये सारे पीएलए के ये है। आप ये बताइए कि क्या आप सीताराम येचुरी या जो लोग चुपके चुपके चाइनीज एम्बेसी में जाते हैं उनके साथ आप कोई गोपनीय दस्तावेज आप कोई बात कभी शेयर कर सकते हैं? जो लोग जिहाद परस्त हैं उससे उनके साथ आप ये कोई उनके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं? जो लोग जाके चाइना को ये कहते हैं कि तुम कुछ कार्रवाई कर दो, हमारा अभी पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, इस बात का मुझे पूरा मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा ये पार्लियामेंट सेशन के पहले। आप जिसको कहते हो कि देश का दुश्मन है उससे आप चंदा लेते हो अपने फाउंडेशन के लिए, और आप फिर कहते हैं कि पार्लियामेंट में, साहब देखो ये बड़ी बातें, ये बड़ी अच्छी लगती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है, लेकिन सुरक्षा का राजनीति से क्या गठजोड़ है, मैं उसका एक बहुत बड़ा विद्यार्थी हूं और इस चीज को मैं जहां भी मौका मिलता है मैं उसको उजागर कर रहा हूं। माफ कीजिएगा, पार्लियामेंट के अंदर में एक बहुत बड़ा तबका वो है जो कि देशद्रोही है, बहुत बड़ा तबका है। साहब इंडिया में ये फॉरेन आइडियोलॉजी कम्युनिज्म और ये सोशलिज्म, इसका क्या मतलब बनता है? क्या भारत की संस्कृति में जब ये शब्दावली नहीं थे तो भारत की संस्कृति नहीं चल रही थी? और आप जाके ये तो तथ्य है, आज तक मुझे तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये मेरी शिकायत है कि आप तो डिलॉट्स हर चीज का आप आजकल संज्ञान लेते हैं, इसका आप क्यों नहीं ले रहे हैं कि पूछिए? तो आपने तो रफाल के बारे में बुला लिया कि मुझे सील्ड कवर में दे दो, तो सील्ड कवर में उनको एमओयू मंगवा ले उसको, और फिर जब तक ये नहीं होता है तब तक आप इसको देशद्रोह नहीं का इसको संज्ञान दोगे, तो इसका और किस चीज का संज्ञान दोगे? एक बहुत बड़ा पीएलए गैंग है हमारे इसमें। आप सिंह साहब, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, एक दूसरी खबर की तरफ हमें जाना है, हम वापस इस चर्चा पे आएंगे। विजय दिवस समारोह के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सशक्त जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री जब प्रदर्शनी को देखने पहुंचे तो सेना के कई बड़े अधिकारी उनके साथ मौजूद थे, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री ने खास चर्चा करी, उनके जो उत्पाद थे, जो लोकल उत्पाद उन्होंने तैयार किए थे, उन्हें ध्यान से देखा, उसके विषय को समझा। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने उत्पाद जो लगे थे उन्हें खुद अपने हाथों से उठाया, एक एक उत्पाद को ध्यान से देखा, उसके वो उत्पाद कैसे तैयार हुआ, उसकी खासियत क्या है, इसे लेकर चर्चा की, महिलाओं से उनसे जुड़ी समस्याओं, उनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत करी। एक एक उत्पाद को प्रधानमंत्री बहुत ध्यान से देख रहे हैं।
ये प्रदर्शनी दिल्ली के आर्मी हाउस में लगी है। विजय दिवस समारोह के मौके पर इस प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में सशक्त जीवन पर यह प्रदर्शनी लगाई गई है। मतलब जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं भारत के, जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों ने किस तरह के उत्पाद बनाते हैं, वो किस तरह के कार्य करते हैं, इस प्रदर्शनी के अंदर दिखाया जा रहा है। तो आइए एक बार फिर पांचवी पंचायत में हमारी जो दिलचस्प चर्चा चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, आप जो बात कह रहे थे उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए अभी स्थिति क्या है। एक बॉर्डर रेजीम है, 93 के तहत ये बॉर्डर रेजीम चल रही है। उस बॉर्डर रेजीम में क्या है कि ये बात है कि गोली नहीं चलाई जाएगी। तो आप बताइए या मेरे को कोई भी ये बात बता दे कि जब गोली नहीं चलेगी तो हमला कैसे होगा, और हमला अगर नहीं होगा तो फिर कब्जा कैसे होगा, और बिना गोली चलाए आप अपने आप को जो कब्जा हुआ जो इलाका है उस पर कैसे स्थापित करेंगे। ये कितनी बेवकूफी। और जो कुछ भी हो रहा है वो जो आपके जो आप आर्टिलरी गन्स की बात की और अपने बाकी साजो सामान की बात की, उसके छाये में ये बॉर्डर रेजीम है। और भूलिएगा मत कि वो छाया हमारा मिसाइल और हमारा न्यूक्लियर वेपन भी प्रदान कर रहा है। लोग ये ना भूले। तो ये कह देना कि चीन आपसे नहीं डर रहा है, वो नहीं डर रहा है। साहब, गोली या कोई ऐसे जो परमाणु हथियार हो या ब्रह्मोस मिसाइल हो, वो डरने डराने की चीज नहीं है। वो उसके छाये में हम एक बॉर्डर रेजीम हमने अडॉप्ट किया है। और ये बहुत सबसे अच्छी ये नीति है कि आप 3440 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, मतलब आप समझ रहे हैं, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उससे भी ज्यादा अगर आपको सेना लगानी पड़े तो वो क्या वो पॉसिबल है? वो नहीं है। इसलिए आप जो ऐसे छायादार जो आपके वेपन सिस्टम्स हैं उसकी आड़ में आप अपना बॉर्डर रेजीम आप उसको आप स्थापित करोगे, और वही हो रहा है। ये क्या ये मोहल्ले की लड़ाई है क्या कि 300 आदमी आ गए, 200 ने धक्का दे दिया? वो सब अपनी जगह पर है। इसीलिए ये इस पर तो इतनी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। ये धक्का मुक्की, शव एंड पुश, ये तो लोकल मामले हैं। पता नहीं कैसे ये आप कहते हैं कि इसमें पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। तो डॉली, सिंह साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। जो आपने बात उठाई है उसका जवाब मैं डॉली से लेना चाहूंगा। डॉली, अभी आपने दो हमारे एक्सपर्ट्स की बात सुनी जो डिफेंस और इन मामलों से जुड़े हुए हैं। हम बाकी डिफेंस एक्सपर्ट को भी सुनते हैं। लगातार ये बात सामने आती है कि चीन की सरहद पर एक अच्छा काम हुआ है, तैनाती हुई है, वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। लेकिन क्या वजह है कि कांग्रेस बार बार इन मुद्दों को उठाती है, जबकि जिस मुद्दे पर उसे ढंग से सफाई देना चाहिए, अपनी स्थिति क्लियर करना चाहिए, राहुल गांधी के उस एमयू पर, उस पर वो सफाई नहीं देती है। ये क्या मसला है डॉली? देखिए, ये जो कोई भी इल्जाम लगा ले, हम हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान की सेना के साथ मजबूती से पुरजोर तरीके से खड़े हैं। लेकिन आपके बयानों से वो झलकता नहीं है ना डॉली, वो आपके बयानों से झलकता नहीं है, आपकी पार्टी के नेताओं के बयानों से। दिखाना चाहती नहीं। आप अगर सीधा भाजपा प्रवक्ता की साइड बोलना चाहे तो ठीक है। मैं किसी की साइड नहीं बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर आपके किसी भी, आप लोग बार बार बात तो ये कहते हैं कि हम सेना के साथ हैं, लेकिन आपकी पार्टी के नेताओं के बयानों से ये बात सामने नहीं आता है। मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी ने जो एमयू साइन किया था उस पर आपकी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती है? पाकिस्तान, शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट मैं आपको पढ़ के बताना चाहती हूँ। ये ट्वीट है, मैंने नहीं लिखा है, ट्वीट है ओपन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एंड बीजेपी हैव डन न्यूमरस वर्क ऑन सोशल फील्ड। दिस वे देयर इज ट्रेमेंडस सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू पार्टीज। ये चाइना के साथ बीजेपी की गुफ्तगू है।
क्या शिवराज सिंह चौहान ने कोई एमयू साइन किया उनके साथ? मैं एक बात नहीं, और क्या शिवराज सिंह चौहान ने कोई एमयू साइन किया? ये जो आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता ने, एक बड़े नेता ने एमयू साइन किया। देखिए डॉली, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आपकी पार्टी के नेता ने एक एमयू साइन किया, आपकी पार्टी उस पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करती? इसमें गुस्सा होने वाली बात कौन सी है? इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आपकी पार्टी के नेता ने एक एमयू साइन किया, क्या जनता को क्लियर संदेश देने के लिए, जनता को समझाने के लिए आपकी पार्टी को स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इतना सा सवाल है। अरे इतना मत ले लीजिए ना, सरकार की साइड में जानती हूँ, चैनल है, मीडिया है, मैं समझती हूँ। देखिए अगर सरकार की साइड चैनल होता, मीडिया होता, तो आप यहाँ पर ना बैठी होती। आपको बुलाया गया बार बार, आप हमें बुलाते, आपको सम्मान सहित आमंत्रित किया गया, आपको बोलने का मौका दिया गया। आपने आरएसएस के यहाँ रणनीतिक विशेषज्ञ जी को बोलने दिया। मैं बोल रही हूँ, आप टोक रहे हैं। ये जो है ना, ये लेबलिंग करना, किसी पे ठप्पे लगाना, ये है ना, ये तरीके पुराने हो गए। ये बहुत मोनोलॉग हो चुका है ना, लेबलिंग कर देना, किसी पे ठप्पे लगा देना। किसी व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड भी देख लीजिए, उसका पास सर्विस रिकॉर्ड भी देख लीजिए। जान बोल रहे हैं, आपको बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन आप सवाल के अलावा सब कुछ बोलना चाह रही है। चलिए इस बहस को छोड़ते हैं, इस बहस को छोड़ते हैं। मेरा सवाल फिर से सुन लीजिए डॉली जी, प्लीज, मेरा निवेदन है आपसे, मेरा निवेदन है, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे एक बार फिर सवाल दोहराता हूँ। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि राहुल गांधी ने एक एमयू साइन किया, उसे लेकर आपकी पार्टी पिछले 3 साल से स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर पा रही है? चाइना से सिर्फ ऐप बैन करके बात खत्म। ये ले 30 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, आप सवाल नहीं पूछेंगे, आप सवाल नहीं पूछेंगे इन लोगों से। सवाल इतनी देर से पूछे तो जा रहे हैं। कि आपने ऐसे अगर आप देर से बहस में जुड़ेंगी, आप देर से बहस में जुड़ेंगी, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या सवाल पूछे गए बीजेपी से, क्या सवाल नहीं पूछे गए? अरे आरोप लगाना बहुत आसान होता है, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, जवाब देना मुश्किल होता है, और आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि राहुल गांधी ने एमयू साइन किया था, उसे लेकर जनता के सामने, देश की जनता के सामने आप अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करते हैं? राहुल जी देशभक्त है। मैंने कब कहा देशभक्त नहीं है? यहाँ पे कौन कह रहा है कि वो देशभक्त नहीं है? किसने उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाया? मैं नहीं मानता कि वो देशभक्त है। कोई भी ऐसी चीज तो आदमी छुपके चाइनीज एम्बेसी में जाए, गलवान क्राइसिस के साथ, डोकलाम क्राइसिस में, उनको देशभक्त नहीं मानता। और इस सरकार से आज सवाल करना, जो आदमी छुप के जाए वो देशद्रोही हो सकता है, वो देशभक्त नहीं है। चीन घुसपैठ करेगा तो कांग्रेस पार्टी सवाल पूछेगी। चलिए ठीक है, सरकार से सवाल तो नहीं, सरकार के प्रतिनिधि, सरकार की प्रतिनिधि पार्टी से सवाल पूछ लेते हैं। राकेश जी, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आखिर सरकार जो है विपक्ष को भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही है, चाहे वो पाकिस्तान से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो चीन से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, चाहे चीन की सरहद पर होने वाली झड़प हो। सरकार आखिर क्यों विपक्ष को भरोसे में नहीं ले पा रही है, आप बताएं। देखिए प्रखर जी, एक बहुत सामान्य सी बात है, कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है उसको जगाया जा सकता है प्रयास कर, लेकिन अगर कोई जाग करके सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको किस प्रयास से जगाया जा सकता है? सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी को भारत की सेना पर भरोसा नहीं है, इनको वीडियो पर भरोसा नहीं है, इनको भारत की संसद पर भरोसा नहीं है। वास्तविकता में चाइनीज मित्र जब तक ये नहीं करेंगे कि अब आकर के आप कर लीजिए क्या स्टैंड है, जब तक चाइनीज मित्र नहीं कहेंगे तब तक कांग्रेस पार्टी करेगी। यही कांग्रेस पार्टी की वास्तविकता है। देखिए सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी से आपको सवाल पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे, और कांग्रेस पार्टी जब कुछ सवाल पूछती है और जब हम जवाब देते हैं तो ये जवाब हिंदुस्तान की सेना पर वीडियो बनाने वाले कौन है? अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो धैर्यपूर्वक जवाब दीजिए। आप देखिए, पूरी चर्चा के बीच में देखिए, जब जब आपने भारतीय जनता पार्टी से पक्ष हटने को कहा तब लगातार डॉली शर्मा ने लगातार व्यवधानित करने का प्रयास किया, लगातार बोलने का काम किया। जबकि जब तक डॉली बोलती है मैं चुपचाप सुनता हूँ, उनके सारे सवालों को गंभीरता से सुनता हूँ, लेकिन इनके सवाल और इनके जवाब, इन सब में बड़े संदेह है। इनके सवाल भी इसलिए है कि उन पर जवाब ना आए, केवल संदेह उत्पन्न किए जाए, केवल डाउट क्रिएट किए जाए, लेकिन देश का आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एग्जाम होंगे, अब नहीं होंगे, और अब नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा करता है, जानता है कि नरेंद्र मोदी जी की झूठ नहीं बोलने देंगे आपको। इंच जमीन एक आपने खुद थोड़ी देर पहले कहा सेना चाइना या पाकिस्तान इसको भी आक्रमण करने की छूट नहीं दे सकते।
आप उठाएंगे देश की सेना पर सवाल? देखिए कटोच साहब, आपने देखा किस तरह से राजनीतिक बहस हो रही है। जब ऐसे में हम देखते हैं कि इस तरह से राजनीतिक बहस होती है और एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर, तो उस समय जो भारतीय सेना का जो सिपाही होता है, जो सरहद पर तैनात है, वो क्या उम्मीद रखता है देश के नेताओं से? देखिए, इसमें मैं इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूं जो मैं समझता हूं कि एक बहुत जरूरी विषय है जी। जब भारत सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जो डीजीएमओ का ड्यूटी कर रहे हैं, जब वो एक प्रेस मीटिंग करके कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो वो बहुत सोचा समझा स्टेटमेंट होता है, उसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं होती है। नहीं तो कोई भी आर्मी का जनरल इस प्रकार का प्रेस मीटिंग बुला के स्टेटमेंट नहीं देगा। तो जब वो सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर जनरल रणबीर सिंह ने अपना स्टेटमेंट दिया तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसके ऊपर विवाद क्यों हो गया। कोई भी जनरल इस प्रकार का स्टेटमेंट जो नहीं देगा जो एक पैसा भी गलत हो। उसके बाद जाके स्टेटमेंट दिया है चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने, जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद चीफ ऑफ एयर स्टाफ जब स्टेटमेंट देता है, उसकी और पूरे इंडियन एयरफोर्स की क्रेडिबिलिटी उस स्टेटमेंट के ऊपर है। मुझे नहीं लगता है कि इस बात के ऊपर भी एक पैसे का भी शक होना चाहिए था। अभी तीसरा मुद्दा जो मैं लेना चाहता हूं वो है जो कर्नल आर एन सिंह साहब ने भी वो जो विषय किया जो एमओयू वाला है। देखिए, एमओयू एक जैसे कि थिंक टैंक्स है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो एक और दूसरे पार्टी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर एक थिंक टैंक में हूं, मैं जर्मनी के साथ कर सकता हूं, उनकी थिंक टैंक के साथ, या चीन की थिंक टैंक के साथ, या किसी और थिंक टैंक के साथ। ये इस प्रकार के एमओयू चलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी के साथ एमओयू करना, मैं समझता हूं ये एक खतरे का विषय है। क्योंकि जो दुश्मन, जैसे कि हमारी भारत में जो है पॉलिटिकल पार्टीज, मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन चीन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो वन पार्टी सिस्टम है। तो इसका मतलब है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी भारत की एक एग्रीमेंट कर रही है चीन के साथ, तो वो उनके सरकार के साथ कर रही है, और मैं समझता हूं इसमें खतरा है। ये इस प्रकार की बात होना नहीं चाहिए। दूसरी खबर की तरफ भी हम रुख करेंगे। विजय दिवस समारोह के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सशक्त जीवन पर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और थल सेना प्रमुख समेत कई गणमान्य लोगों ने इंडियन आर्मी इन स्टार्ट विद द फ्यूचर के चलचित्रों का अवलोकन किया। विजय दिवस के मौके पर यह चलचित्र दिखाया जा रहा है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महामहिम राष्ट्रपति भी मौजूद हैं, कई विदेशी गणमान्य नागरिक भी मौजूद हैं, सेना के बड़े अधिकारी इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। सीमावर्ती इलाके की जो महिलाएं हैं उनके जो उत्पाद हैं उनको ध्यान से देखा था, उस प्रदर्शनी का बहुत ध्यानपूर्वक अवलोकन किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। तो समय का अभाव है और 5 की पंचायत को हमें यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। हमारे सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। डॉली शर्मा, रिटायर्ड मेजर जनरल ध्रुव कटोच, RSN सिंह और राकेश त्रिपाठी जी, आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 5 की पंचायत में आज इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।